हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। ये जो है हमारा एसएससी सीजीएल 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसी के शिफ्टों का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट से हर दिन अपनी क्लास में करते हैं। ठीक है, तो अभी तक बहुत सारे शिफ्ट हो चुके हैं, उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज जो है हम 23 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा भी 100 कंसेप्ट का जो है वो सीरीज जो मैंने पढ़ाया है, जिसपे लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, उसका भी जो है शिफ्ट का जितना भी वीडियो है, जितने भी उसमें वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। पहला ही डीआई है। डीआई में आपको क्या क्या चीज दिया गया है, पहले वो चीज हमको देखना है। ओके, तो डीआई में आपको दिया गया है कि ABCDE ये 6 संस्थान है। व्यवसायिक संगठन पाठ्यक्रम मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग जो कहते हैं करिकुलम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या है। आप देखिए कैसे इसको समझेंगे, ये देख लो। जैसे ए है तो ए में 2014 में कितने नामांकित संख्या थे, बी में 2014 में 120 थे, सी में ऐसे करके। ठीक है, तब आपको बोला क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए आपको बोला 2015, 17 और 18 में संस्थान एफ में नामांकित छात्रों की औसत संख्या। 2014 में सभी 6 संस्थानों में नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। औसत संख्या आपको निकालना है, तो कब कब बोला है आप देख लो अच्छे से। तो आपको बोला है एफ के बारे में, लेकिन कब कब, 15, मतलब ये देखिए एफ 15 में कितना 230, 15 के बाद 17 बोला और 18 बोला। ठीक है, आपको बोल रहा है इन तीनों का औसत संख्या निकालने। तो आप देखो पहले ये बताओ औसत कैसे निकालते, पहले जोड़ लेंगे तीनों को। ठीक है, तो 30, 20, 50, 10, 60 और 2, 2, 6, 660 हो गया। टोटल कितना हो गया, 660। ये समझ में आया। लेकिन एवरेज निकालना है, अगर एवरेज क्या करना पड़ेगा, बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि तीन के बारे में जिक्र किया है टोटल। तो 660 बटे 3 मतलब 220। ये समझ में आया। ठीक है, ये तो आ गया। अब क्या बोला है वो देखिए। अब बोला 2014 में सभी 6 संस्थानों में नामांकित छात्रों की औसत संख्या। अब देखिए 2014 के बारे में बोल रहा है और सबके बारे में बोल रहा है, सबका औसत संख्या निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए 2014 में कौन कौन सा था, ये 110, 120, 140, 125, 150 और 165। आप ये बताओ जोड़ की कितना हो जाएगा। तो जब हम जोड़ेंगे 5, 5, 10 शून्य बाकी 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 2, 10, 5, 15, 6, 21, 1 बाकी 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। टोटल कितना हो गया, 810। क्लियर। लेकिन है ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने हैं, 6। तो यहां से बताओ एवरेज कितना आ जाएगा। ये तो एवरेज किसका आया था आपको, एफ के बारे में। हम 2014 के बारे में जिक्र कर रहे थे कि 6 संस्थानों का औसत संख्या। तो टोटल 6 संस्थान है, 810 हो गए। तो 810 में 6 से डिवाइड कर दो, 6 इकाई 6। ठीक है, 6 3 18, 6 5 30, तो 135 आ गया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब इस दोनों के बीच का 135 और 220 के बीच का अंतर बताओ। तो 35, 5, 40, तो 65 वहां से, अब 20 ये, तो टोटल कितना अंतर आ गया, 85 का। कितना का अंतर आ गया, 85 का। और आंसर भी क्या दिया हुआ है, 85। क्लियर हो गया। ठीक है, तो जैसे इससे बोला क्वेश्चन उस तरह से हम आगे कर लिए। अब चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगर आपको कुछ भी कहना है इस क्लास से रिलेटेड, आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम है। और पढ़ते वक्त जिसमें आप क्लास ये ले रहे हैं, ये सुबह के 8 बजे हैं। ठीक है, और आप जो है लाइव चैट में भी आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं वहां आपको जवाब दे दूंगा। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि निम्न पाई चार्ट में ABCDE और F, तो 6 विभिन्न वर्गों में कक्षा 12 के 800 विद्यार्थियों के प्रतिशत वार वितरण दिया गया है। ठीक है, ये आपको बता दिया किसमें कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे 800 विद्यार्थी में से जो ए वाला है स्कूल ये का वर्ग सॉरी क्लास है, उसमें 20% बच्चे हैं, मतलब 800 का 20% बच्चा किसमें है, ए में है। बी में कितना है, 18%, सी में कितना है, 19%। इस तरह से आपको दे दिया गया ये बच्चों की संख्या। ठीक है, टोटल कितने हैं,
टोटल ध्यान रखना, टोटल आपको दिए गए हैं 800, ठीक है, और वही बटा हुआ है इस तरह से। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है उस हिसाब से चलेंगे। अब आपको क्या बोला, जैसे मान लीजिए ए में 20% है तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 160। कितना हो जाएगा 20%, 160। और 160 में से 102 लड़कियां हैं, तो बचे हुए जो 58 बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, लड़के, क्योंकि यहाँ पे आपको ए में लड़कियों की संख्या दी हुई है। जिससे मैं बता रहा हूँ कि ए में जो है 20% है टोटल बच्चे, तो 800 का 20% कितना हो जाएगा, 160। टोटल 160 बच्चे हैं, जिसमें से कि ए में 102 लड़कियां हैं, तो बचे हुए कौन हो जाएंगे, लड़के, मतलब 102 लड़कियां तो 58 लड़के हो जाएंगे। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। देखिए अब क्या बोला, एक साथ वर्ग ए बी और डी में लड़कों की कुल संख्या, ए बी और डी में। अच्छा हमको एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे अलग अलग से निकालना पड़ेगा? देखिए मतलब मेरा कहने का, पहले ए का निकालेंगे, सर 160 हो गया तो लड़कों की संख्या 160 में से 102 लड़कियां हैं तो 58 लड़के हो गए। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ये बताओ मुझे, टोटल, आप ध्यान से, टोटल परसेंटेज कितने हैं ए बी डी में, ए प्लस बी प्लस डी में बताओ कितने हैं। क्यों? क्योंकि आपको लड़कों की संख्या निकालनी ए बी डी मिला के। देखिए ए में कितना है 20% और बी में है 18% और डी में है 17%, मतलब 20 प्लस 18 प्लस 17। तो देखिए 17 और 18 कितना हो जाएगा, 35। 35 और 20 55%। आप बताओ टोटल इसमें बच्चे कितने ए बी डी में, टोटल बच्चे ए बी डी में। तो आप बोलोगे सर 55%, 55 इसका परसेंट निकालें कितना आ जाएगा, 8 गुने 55 हो जाएगा। 8 पे 40 शून्य बाकी 4, 8 पे 40 4 44। टोटल जो बच्चे हैं ना एबीडी में लाके 440 है। अब टोटल लड़कियां निकाल लेते हैं एबीडी में कितने हैं। आप बताओ ए प्लस बी प्लस डी में कितने हैं लड़कियां। देखो 102, 80 और 98। तो देखो 102 और 98 कितना हो जाएगा, 200 और 80, 280, टोटल 280 है। अब इसमें देखो टोटल बच्चे जो है एबीडी में 440 है और लड़कियां कितनी है 280। तो बताओ ए प्लस बी प्लस डी में बॉयज कितने हैं, बॉयज ए प्लस बी प्लस डी में। क्लियर? तो आप देखो टोटल कितने थे 440 और उसमें से 280 घटा दो 140 हो जाएगा। सही किया है ना? ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा 40 20 60, 160 क्या है लड़के, ये तो पता चल गया। अब आपको क्या बोला कि एक साथ वर्ग बी सी डी में लड़कियों की संख्या कुल कितने परसेंट अधिक है। तो गर्ल्स किसके बारे में बोल रहा है, गर्ल्स बोल रहा है बी प्लस सी प्लस डी में। बताओ बी सी डी में, तो बी सी और डी में जोड़ते हैं इसको, 104 और 98 कितना हो जाएगा 202, 202 प्लस 80 तो 282। समझ गए? ठीक है, तो बोल रहा है, आप देखिए क्वेश्चन अच्छे से, इसकी तुलना में, मतलब इसकी तुलना में 160 की तुलना में एक साथ लड़कियों की संख्या कुल कितने परसेंट अधिक है। ये जो है इसकी तुलना में कितना परसेंट अधिक है। आप बताओ ये इससे कितना अधिक है 282, तो 40 तो वही हो गया और 80 इधर 122। ठीक है, 8 4 12, 122 अधिक है। तो आपको जब परसेंटेज बोल रहा है निकालने तो 122 ऊपर हो जाएगा। और किससे कंपेयर कर रहा है, की तुलना में, मतलब पहले वाले की तुलना में। तो 160 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 2 8 16, 2 5 10, 5 2 10 के शून्य बाकी 1, बर 5 60 61। इतना कर दीजिए, 8 7 56, 5 8 6 48, 2 4 2 16, 8 5 40। 76.25% जो है बच्चे, गर्ल्स का जो बीसीडी है वो बॉयज से अधिक है। ठीक है, देखते हैं, देखिए 76.25% आ गया ना, समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मन करता है कि सर ए का पहले निकालेंगे, बी का पहले निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे, या ऐसे करके नहीं, टोटल निकाल के डायरेक्ट कर लेंगे ना। समझ गए? चलिए देखते हैं अब आगे। और आपको अगर मन हो तो आप भी कर सकते हैं उस तरीके से जैसे मैंने बोला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको सबसे पहले थीटा निकालना पड़ेगा और उस थीटा को कंपेयर करते हुए इस पूरे जो हमारे पास ये रेशियो दिया गया इसका वैल्यू निकाल के हमको देखना पड़ेगा कितने आंसर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये इस पूरे को हम 5 के साथ उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 5 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, मतलब आरएचएस से एलएचएस में,
तो इधर एक साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, 5 आएगा तो कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 टेन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम आपको? ये इधर चला आया, ठीक है। अब देखिए 6 है तो 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 इंटू, आप बताओ कि टेन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर साइन कट गया। आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5/6। लेकिन कॉस थीटा की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बताइए? तो जब मैं कॉस थीटा की यहां से बात करूंगा तो वो हो जाएगा √5/6। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अगर इसको हम एक ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो हमारा cos थीटा क्या आया? √5/6, तो मेरा बेस √5 हो जाएगा। बेस इस एंगल के बगल वाला होता है और हाइपोटेनस √6, और इस हिसाब से परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1। देखना सॉल्व करके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया, अब उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आप देखो जैसे अब इसका वैल्यू देखते हैं, 24 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है 1/√6, और 1/√6 मैं लिख ही देता हूं 1/√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप ज्यादा कर लेंगे और क्या, 50 इंटू सेक मतलब क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos थीटा मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा क्या है? √6/√5 का होल स्क्वायर। क्लियर? फिर देखिए बाय 6 इंटू कॉसेक मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन, अच्छे से कॉसेक मतलब क्या? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो √6 का √6 बाय हाइपोटेनस ये हो गया और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू कॉट मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब √5 और बाय 1 का होल स्क्वायर। कितना समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे जैसे है दिया हुआ वैसे वैसे कर लेते हैं। 24 इंटू 1/√6 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/6 माइनस 15 इंटू √6/5 कितना हो जाएगा? 6/5। 6 इंटू √6 का होल स्क्वायर 6 माइनस 7 इंटू √5 का होल स्क्वायर 5। तो 6 6 के 36, 7 5 35, 36 में 35 गया 1, तो नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, नीचे तो 1 आ जाएगा, तो इसको हटा ही दो। समझ गए? क्योंकि 1 से डिवाइड करें किसी भी चीज में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 में 1 से 4 ही रहता है। ठीक, 6 चौके 24, 5 तिया 15, तो कुल मिला के 4 माइनस 18 आ गया, 6 तिया 18, तो आंसर कितने आ जाएंगे? -14 आ गया ना? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपए है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट पर इसे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। अब दो चीज बताइए मेरा, एसपी बराबर क्या क्या चीज होता है? एसपी बराबर एक तो होता है कि सीपी में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के हिसाब से इसको देख लो। अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या होता है? 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100, ठीक है। और दूसरा चीज अगर लॉस हुआ होता है तो सीपी इंटू 1 माइनस लॉस बाय 100, जितने भी परसेंट का है, पी और एल क्या है? परसेंटेज है। और एमपी पे क्या होता है बताइए? एसपी बराबर एमपी इंटू एमपी पे डिस्काउंट ही मिलता है तो 1 माइनस डी बाय 100। ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सीपी आपका कितना है बताओ? सीपी आपका 250 है, तो बताओ एसपी कितना हो जाएगा? एसपी क्योंकि 20% का लाभ मुझे मिला है तो 250 सीपी इंटू लाभ मिला है तो 100, सॉरी यहाँ 1 लिख दिए थे ना, 100 लिख दीजिए यहाँ पर, ये 100 हो जाएगा भाई, ये भी 100 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट पे प्लस होता है। क्लियर? तो 100 प्लस 20, 120/100 हो गया। ये हमारा एसपी आ गया, मतलब जितना पे बेचा क्या विक्रय मूल्य आपको आ गया, क्योंकि जब भी लाभ होता है तो प्लस करते हैं, बराबर। अब एमपी के हिसाब से, एमपी आपको पता है? नहीं पता है तो एमपी इंटू कितने परसेंट का छूट मिला है? 36 का, तो 100 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा? 64/100। क्लियर? अब देखो 100 से 100 गया, ठीक है। 8 से काट सकते हैं, 8 1 8, 8 5 40, 8 8 64। अब देखिए यहां से एमपी कितना आ जाएगा भाई? तो 15 0, 15 5 75 5 5 7, 15 30 7 37,
बटे 8। अब 8 से भाग दे तो 8 24, 8 चौक 32, 8 छक 48 और 70 बचा 8 64 और 8 7 और 5, ये आ जाएगा 868.75 आपका आंसर हो गया। क्लियर? लाइट कट गई है, कोई बात नहीं। तो 468.75 हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रायंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः मध्य बिंदु हैं ए बी और बी सी के। सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बना लो। इस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायंगल। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आप अच्छे से देखना। दो कंसेप्ट यूज होगा इसमें, ए बी सी। ठीक है, ये हो गया। अब डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, तो यहाँ डी डाल देते हैं मिड पॉइंट, और बी सी का मिड पॉइंट कौन है? ई। क्लियर? तो यहाँ हो गया ये ऐसे करके। अब बताओ कि अगर ये है तो रेशियो क्या क्या हो जाएगा? तो एक अगर यहाँ से यहाँ मानते हैं, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2। तो 1:2 हो गया साइड्स का रेशियो। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? क्योंकि अगर मिड पॉइंट है ये, तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 ही होगा, और क्या। तो टोटल ये पूरा साइड टोटल अगर बड़े वाले ट्रायंगल देखेंगे 2 हो जाएगा, छोटे वाले का 1 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान देना। अब मुझे बताओ इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल का एरिया। तो अगर मैं ट्रायंगल एरिया, हाँ एरिया BDE का देखते हैं, BDE अब बटे टोटल पूरे का एरिया ABC का बताओ। तो आप जान रहे हो इसमें क्या होता है? साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि छोटे वाले का 1 और बड़े वाले का 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। इतना तो अच्छी समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्योंकि इसके साइड्स का रेशियो 1/2 था, जो एरिया का रेशियो लेते हैं जब भी सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? अब देखिए आपको क्या कह रहा है वो ध्यान देते हैं। अब बोला यदि CED का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर, CED मतलब ये है आपका, देखिए ये कितना दिया हुआ है आपका? 8। क्लियर? ये पूरा 8 दिया हुआ है CED। तो बोल रहा है ADEC का क्षेत्रफल आपसे, ADEC आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है? उसको हम अभी ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वो गंदा लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए ADEC का बोल रहा है। अब आपको 8 ये दे दिया, आपको पूछ रहा है टोटल का, अब कैसे निकलेगा? तो आप जानते हो कोई भी ट्रायंगल जो होता है, अगर उसका बेस अगर 2:3 है तो ये वाला ट्रायंगल भी 2:3 में एरिया में बटेगा। अगर कोई ट्रायंगल का बीचों बीच मिड ये निकालते हैं, अगर ये 1:1 है तो ये भी आधा आधा में बटेगा, मतलब जितना यहाँ उतना इधर भी बटेगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल जो होता है, जो बेस होता है, जिस रेशियो में बेस बढ़ता है उसी रेशियो में अंदर जितने ट्रायंगल बन रहे होते हैं उस लाइन की वजह से वो भी उसी रेशियो में बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब बताओ कि BE और EC के बीच का रेशियो क्या है? ये भी 1 है क्योंकि मिड पॉइंट है, ये भी 1 है, और मिड पॉइंट है तो हमारा DE क्या हो गया? मीडियन हो गया। और मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर एरिया में। तो अगर यहाँ 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। आप बताइए कि अगर BDE का वैल्यू 8 है, मतलब 1 का वैल्यू 8 है, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू 8, 4 का वैल्यू 32, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 32। ये टोटल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 32, क्योंकि 1 का वैल्यू 8 तो 4 का वैल्यू रेशियो से हम निकाल लिए 32। अब टोटल अगर 32 हो गया, आपसे पूछ रहा था इसके बारे में, इसी बारे पूछ रहा था ना। अब टोटल 32 है तो आपको ट्रायंगल में से यही घटाना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल BDE। तो 32 में से 8 चला जाएगा तब कितना बचेगा? 24। क्लियर हो गया? इसमें दो चीजें यूज है, एक तो आप सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे निकालते हैं, और रेशियो का स्क्वायर जो है वो एरिया का रेशियो होता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या निकालना था कि मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल को 2 बराबर एरिया में बांटता है। 8 था तो इधर भी 8 हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए BDC के लिए ये जो DE है वो मीडियन है, क्योंकि E जो है बेस पे मिड पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी, इसको या तो आप बनाने बैठ जाओगे, ठीक है, या तो इसको बनाने बैठोगे, या फिर आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। लेकिन ध्यान देते कैसे, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपए एक वर्ष में इतना हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता, अर्धवार्षिक रूप से,
तो कैसे अर्धवार्षिक, तो पहले तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा एक्चुअल में ये कितना होता है, और चूंकि आपको पूछा है कितना परसेंट वार्षिक पूछा है, तो जो अर्धवार्षिक मेरा रेट आएगा ना, चूंकि वह आधे साल में है, तो हमको टोटल साल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस रेट को डबल कर, मतलब मेरा कहना है 2% अगर 6 माह के लिए है तो 12 मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब 12 मंथ के 1 साल होता है, तो आप बोलोगे सर इस रेट को डबल कर दीजिए 4% हो जाएगा। तो कुल मिला के हमको अभी बस ये रेट निकालना, आप भूल जाओ। तो अगर 1 साल की मैं बात करता हूं तो अर्ध साल कितने बार आता है, मतलब हाफ ईयर कितने बार आता है, 2 बार। 1 साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर, एक तो 1 से 6 महीना और 6 के बाद 7 से 12 महीने। क्लियर, देखते हैं। तो आपको दिमाग लगाना है कि आखिर एक्चुअल में कितना हो जाएगा। तो आप बताओ कि 7200 और इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 738। ठीक है, अब चूंकि ये 2 साल में बंटने वाला है, कितना, 2 साल में, चूंकि 2 टर्म में मैं कह रहा हूं, जैसे 7200 ऐसे हुआ, तो ये 2 टर्म बनेगा ना, क्योंकि 1 साल में 2 टर्म होते हैं अर्धवार्षिक के, आधे आधे साल के। तो अगर 738 यहाँ है, तो अब इसमें दिमाग मत लगाना, मैं आपको जैसे बोल रहा हूं वैसे सुनो। इसको 2 भाग में बांट दो, मान लो ये सिंपल इंटरेस्ट ही रहा होगा, एकदम तुरंत आ जाएगा आंसर, देखो सिंपल इंटरेस्ट ही रहा होगा। अब देखो 738 बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 भाग में, तो आप बोलोगे सर 339 है क्या, नहीं 369, तो 2 तिया 6 2 6 12 2 नंबर 369, तो 369 यहाँ हो गया, 369 यहाँ हो गया। अब कुल मिलाकर हमको बताओ कि 720 का ये 369 कितना परसेंट हो जाएगा, ध्यान से देखना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही करना भी है एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मूला हर बार यूज नहीं करना है, ठीक है। अब बताइए 720 का, तो 10% 720 का कितना हो जाता है, सॉरी 7200 का 720 हो जाता है, तो लगभग 5% कितना हो जाएगा 360, 360 हो जाता है। तो ये कुल मिला के 360 के पास में है कि नहीं, 369 360 के पास में है या नहीं है, तो 360 369 के पास में है, तो कुल मिला के ये 5% के बराबर में जा रहा है। तो मतलब मेरा कहना है, यहां से मुझे पता चल गया कि ये लगभग 5% के बराबर है कि नहीं है। 7200 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा बताओ, 360, और 5% 360, ऐसे ही निकालते हैं ना, और यहां से 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि 100% 10% 36 होता है तो 18 हो जाएगा। अब बताओ क्या फिट बैठा कि नहीं बैठा, 360 और 18 कितना हो जाएगा 738 हो जाएगा ना, 36 गुना 72 और 18 तो 738, तो कुल मिला के 5% मेरा आंसर आ गया। तो लेकिन ये जो 5% है ये कितने टर्म के लिए था, ये हाफ टर्म, मतलब हाफ ईयर के लिए था। क्लियर, तो फुल ईयर के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, तो 5 का डबल 10%। तो यहां मतलब कहने का था कि जो डिफरेंस आए सीधा, अगर ये 3 साल का होता, मान लो ये 3 टर्म का होता, तो 3 टर्म, क्योंकि ये मान लो ये बोलता आपको 1.5 साल में, तो ये 3 टर्म बदल जाता है, हाफ ईयर हाफ ईयर हाफ ईयर, समझ गए ना। तो 3 टर्म, तो 3 से डिवाइड कर लेते, हम इसको सिंपल इंटरेस्ट मान लेते, उससे डिवाइड कर देखते उस किसके आसपास में है, तो उससे पता चलता है एग्जैक्ट वो कितना परसेंट दिया हुआ। होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या कह रहा है, कोई कार इतना किलोमीटर इतने घंटे में तय कर सकती है, तो 20% अधिक चाल से या दोगुनी दूरी, ठीक है, कितने समय में तय करेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस था कितना 144 इंटू, चूंकि अब ये दोगुनी दूरी तय कर रहा है तो 2 बटे स्पीड बताओ, स्पीड पहले कितना था, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 144 बटे 1.8 था। क्लियर, इंटू, लेकिन अब क्या हो गया 20% अधिक हो गया तो 120 बटे 100, मतलब मैंने डायरेक्ट कर दिया है कि डबल जो डिस्टेंस होता है उसको बोल रहा है, और स्पीड का 20% अधिक, तो जो स्पीड था उसका 20% बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस में स्पीड से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यही इक्वेशन बन गया। अब बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो 144 गया, 20 छक 20 25, ठीक है। अब कितना हो जाए बताइए, 2 इंटू 1.8 इंटू 5 बटे 6, तो ये जाएगा तो इंटू 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 गया, 6 तिया 18, तो कुल मिला के 3 घंटे में ये कंप्लीट कर लेगा। आसान क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए ये आपका सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। या तो आप खुद से ये आप खुद से कर लोगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 8 दूना 16, 17/2 माइनस 5/2, 17 में से 5 गया, कितना बचेगा भाई 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ तो हो गया 6, 17 भागे ये 17 तिया 51 हो जाएगा, प्लस 270 भागे ये है, तो पहले तो 270 इंटू 7/3 हो जाएगा, इंटू 35 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 90, क्लियर। और यहाँ कितना था 35, तो आप इसको कुल मिला के सबको मल्टीप्लाई करना, 51 में से 6 गया यहाँ 45 हो जाएगा, और इसको पहले जोड़ो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, नहीं रुक जाओ, तो करके देखते हैं, 7 5 45 के 5 बाकी 4 सत्या 21 4 25, अब इसमें 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो 90 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 से 45 4 49 के 9 बाकी 4, 9 18 4 22, अब इन सबको जोड़ दो, तो 5 5 4 9, 9 2 2, कितना बच गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है 423 में से, टोटल को डिवाइड कर देना है, तो 423 बटे 2 2 9 9 5, ये जरूर कटेगा, 3 2 5 4 9 से, और 5 4 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 से 63 47 होना चाहिए ऊपर में, तो 47 एक ही ऑप्शन में, यही मेरा आंसर हो गया। 9 से इसको फिर काटोगे 2455 आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि 9 से डिवाइड करने का तरीका है, सारे डिजिट्स का जो सम होता है, अंकों का जोड़ जो होता है, वो 9 से भाग लगना चाहिए। फिर देखते हैं 9th क्वेश्चन, सिंपल था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिया गया कुल आय आपको बता दिया 1,44,000 है, और बोल रहा है शिक्षा पे व्यय कितना हुआ है, शिक्षा कहाँ है ग्रीन वाला, ठीक है, तो 1,44,000 तो यही हो गया टोटल, इनटू शिक्षा कितना हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री, और टोटल कितना डिग्री होता है इस पूरे में 360 होता है ना, तो 360 में इसको डिवाइड करके आ गया, तो 6 से 6 बार में 6 दूना 12, 6 चौके 24, तो कम से कम 24,000 के आसपास है, तो आंसर आ गया 24,000, क्लियर हो गया ना, आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखो क्या पहले ध्यान देना, क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन इतना है और इतना है। ए सेक्शन है, क्लास का रहा होगा ए सेक्शन, उसका जो औसत वजन है वो है 45.5, और बी सेक्शन के छात्रों का औसत वजन है 44.2 kg। प्रत्येक सेक्शन में कितने छात्र हैं 40 छात्र, क्लियर। अब अच्छे से ध्यान देना इस पे, 40 छात्र हैं, आप बताओ कि एवरेज बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर टोटल बटा नंबर जितने छात्र हैं, तो टोटल बराबर क्या होता है कोई बताएगा हमें, तो बोलोगे सर एवरेज इंटू नंबर, इतना बस ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में समझना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, सेक्शन ए के 48.75 केजी औसत वजन वाले 2 छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब जैसे ए है, ठीक है, ए में से 48.75 वाले 2 छात्र कहां भेज दिए गए भाई बी में, क्लियर, इसमें भेज दिया गया। आगे बोल रहा है और सेक्शन बी के 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और सेक्शन बी से भी 2 छात्र कहां स्थानांतरित हो रहे हैं सेक्शन ए में, जिससे दोनों वर्गों के औसत वजन बराबर हो जाए, जिससे क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, क्लियर। तो सेक्शन बी से सेक्शन ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें, तो बोल रहा है सेक्शन बी से जो इसमें जाएंगे तो वो जितना स्थानांतरित हो रहा है उसका औसत वजन बता दो मुझे कितना होगा, क्लियर। आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, 2 तरीके से बनेगा, कुल मिलाकर अगर कहो तो 3 तरीके से बनेगा। एक तो है जो शॉर्टकट, बहुत दिमाग लगा कि अच्छा इसका इतना औसत है इसका इतना औसत, एक होता है बेसिक से। यहां अगर हम आपको बताएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि अगर हम बताने लगेंगे कि औसतन ये हो रहा है तो उसको दिक्कत होगा, तो हम इसको आसान तरीके से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखिए, क्लियर, देखना अच्छे से। अब मुझे ये बता दो कि अगर ए में औसतन वजन 45.5 केजी है, टोटल 40 छात्र हैं, तो टोटल कितना वजन है उस क्लास का, तो टोटल मतलब क्या होता है एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अगर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 45.5 इंटू 40, और इसी तरह से बी का कितना हो जाएगा बताइए 44.2 इंटू 40। कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये गया तो 0 से गया 4 5 20 के 0 बाकी 2,
4 पचे 20, 2 22 के 2 बाकी 2, 4 चौक 16, 2 18, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ से भी ये खत्म हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 बाकी 417, 1768। तो टोटल जो वजन है हमको दोनों क्लास का पता चल गया। अब एक चीज ध्यान दो, चूंकि हमको क्या करना है, जब भी बोल रहा है औसत वजन बराबर हो गया मतलब टोटल दोनों तरफ बराबर हो रहे होंगे। ये समझ में आया, टोटल क्या रहे होंगे बराबर, तब तो औसत बराबर रहा है। तो हम टोटल पे ध्यान दे दिए कि टोटल हम कैसे भी करके बराबर कर लेंगे दोनों साइड। क्लियर। अब देखो कैसे, अब बोल रहा है सेक्शन ए के 48.75 केजी औसत वजन वाले 2 छात्र, तो ऐसे वाले 2 छात्र गए हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना इधर से इधर मूव किया है ए से बी में, तो चूंकि एक छात्र का 48.75 2 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 97.5, मतलब ए से 97.5 केजी वाले 2 बच्चे, मतलब 2 बच्चों का योग जिसका जितना है वो जाके चला गया किसमें, बी में। तो हमको बताओ ए से बी में गया है, तो ए से गया है बी में ना, तो ए में घट जाएगा ना 97.5 और बी में जाके 97.5 जुड़ जाएगा। अब बताओ टोटल कितना हो गया, तो इसको घटाओगे तो 0.5, 9 में 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ 11 में से 9 गया 2, यहाँ बच जाएगा 1722। क्लियर, ठीक है। और यहाँ चूंकि बढ़ा है तो आप 0.5 कर दो, 8 7 5 यहाँ जोड़ना है ना, 7 9 6 15, 5 बाकी 9 10 16 बाकी 17 1 1865। क्या मैंने सही किया है? ठीक है, तो ये आ गया, क्लियर हो गया। मतलब कुल मिला के पहला बार जब ए से बी में गया तो हमको पता चल गया इतना इतना आ गया है, 97.5 ए से गया है तो माइनस कर दिए उसमें और प्लस कर दिए किसमें, बी में। अब हमको बराबर करना है, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो बराबर कैसे किया जाता है, एक मैं जस्ट एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं, बराबर कैसे किया जाए। देखो अगर यहाँ 2 है यहाँ 4 है, अब बराबर कैसे होगा, तो अब बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, तो कुल मिला के ये 2 ज्यादा है, तो 2 में से ये कितना इधर भेजेगा, तो आप बोलोगे सर जितना डिफरेंस हुआ है उसका आधा कर दीजिए। 2 में से 2 गया, 2 में 2 से भाग दिए तो 1 आ गया, मतलब ये 4 जो है अपना 1 भेज देगा, जैसे 1 भेजेगा ये 3 हो जाएगा और इधर 1 आएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। आपके लिए समझ में है, तो जितना डिफरेंस है उसका हाफ जो है वो भेज देगा सामने वाले को, जो ज्यादा है कम वाले को भेज देगा, तो क्लियर हो जाएगा। आप बताओ यहाँ पे कि डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर यहाँ जो डिफरेंस मुझे दिख रहा है वो है 5 में से 3, 5 में से 2 गया 3 4 और 143 का डिफरेंस हमको दिख रहा है सर। मतलब क्या है कि 143 का आधा जो है बी भेजेगा ए को, यहाँ देख लेना, यहाँ आपको बता दिया है मैंने। तो 143/2 ट्रांसफर होके कहाँ पहुंच जाएगा, इसके पास आ गया। जैसे एक तो 143/2 ए के पास आया, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, मतलब अब जो बी भेजने वाला है वो 143/2। और क्यों ऐसा हो रहा है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, डिफरेंस जितना होता है उसका हाफ कर दीजिए, वो उतना उसको ट्रांसफर करना होता है, तो दोनों साइड बराबर हो जाता है। क्लियर। तो ये टोटल कितने छात्र और बी ने कितने छात्र को भेजा है, टोटल 2 छात्रों को यहाँ भेजा है ए के पास, तो 2 छात्र का टोटल कितना हो जाएगा 143/2। आपको लास्ट में क्या बोला है, देखिए सेक्शन बी से सेक्शन ए में स्थानांतरित किए गए छात्र का औसत वजन, तो चूंकि 2 छात्र है तो एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल बटे संख्या नंबर। टोटल कितना हो गया भाई 143/2 और टोटल छात्र कितने गए हैं यहाँ से वहां, तो उसी का औसत निकालना टोटल 2। तो बताओ 143/2 दूना 4, तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 सटा 4 पचे 35.75 आपका आंसर हो। देखिए कितना सिंपल तरीके से इसको बनाए हैं, अगर इसको हम ज्यादा उलझाते तो दिक्कत हो जाता है। ये एकदम बेसिक तरीके से आपको अगर समझ में आता है अच्छे से तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर। तो और भी तरीके हो सकते हैं बट आप भी देख लेना, अपने से भी ट्राई करना, ठीक है। एक तो ये है कि आप मान लो टोटल पहले से कर लेते, मेरा देखो दूसरा आप ये ट्राई करके देखना कि 45.5 24.2 टोटल एवरेज कितने हो जाएंगे, तो 5 2 7 5 4 9 4 4 8 89.7 टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 80, सॉरी 40 कर दो। क्लियर। तो 40 से इसको डिवाइड कर देना, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको टोटल मिल जाएंगे। टोटल कितना हो गया दोनों मिला के क्लास, उसको हाफ कर लेना, जैसे ही हाफ करोगे आपको पता चल जाएगा हाफ हाफ कितना होना चाहिए। क्लियर। तो एक तरफ कितना होना चाहिए, बी तरफ कितना होना चाहिए, फिर वहां से कंपेयर करके आप करके बना के देखना। अभी टाइम कम है तो इसलिए मैं इस आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप यहाँ देखो, अब ये कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे सोचेंगे एंगल मतलब वैल्यू पुट करके निकाल लो, भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कभी कभार होता है बट अभी सिंपल सा इक्वेशन दिया गया तो इसको आप तुरंत बना सकते हो,
कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/sin ए। कॉट बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर cos ए बटा sin ए। ये हो गया, और बाहर में 1 प्लस कॉस ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए ऊपर हो जाएगा बटे साइन ए, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये क्या बन जाएगा भाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, और ये 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। क्या हुआ, आराम से कट गया ना, बच के आ गया सिर्फ साइन ए। तो आंसर कौन सा हो गया, साइन। देख लिया ना, बहुत सिंपल था। देखिए ये 6 अंकों की संख्या बोल रहा है 7, 11 और 13 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए एक तो आपको आता है 3, 7, 11 से, ठीक है, तो वहां आप 231 कर लेते हो, और जब 7, 11, 13 होता है, ठीक है, तो ये कितना होता है 1001। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1001, और 1001 में जो संख्या जिससे भी डिवाइड होती है ना, उसमें 3 डिजिट लगातार रिपीट होते हैं। तो आप बताओ 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 5z3 x4y, तो यहाँ पे 3 डिजिट कौन कौन से रिपीट होंगे, तो आधा आधा बांट तो 6 डिजिट का है, ये और ये रिपीट होने चाहिए, ठीक है। तो पहला 5 होना चाहिए, तो यहाँ x क्या हो जाएगा 5, z आपको क्या होना चाहिए, सॉरी x 5 हो जाएगा, ठीक है, और y कितना हो जाएगा बताइए, तो y लास्ट वाला ये डिजिट है तो 3 हो जाएगा, और बीच वाला डिजिट क्या होना चाहिए 4, तो z भी 4 हो जाएगा। अब बताइए नंबर क्या बन जाएगा 5 4 3, 5 4 3। अब रिपीट हो गया ना, तो x पता चल गया कितना 5, y कितना 3 माइनस z कितना 4, 5 3 8 में से 4 गया, 4 आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर, तो आप याद रखना 7 11 13 से इस तरह से बनेगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे, अब इसका मान निकालना है। अब कुछ लोग होंगे फिर इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो हम कह रहे हैं वैल्यू पुटिंग नहीं करते हैं, सिंपल इसको इक्वेशन पुट कर देते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी बन जाएगा, ये आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर वैल्यू पुटिंग से देखना चाहते हो तो दिक्कत क्या हो जाए, देखो कॉसेक और सेक और साइन और ये सब बोल रहा है, तो कॉसेक और सेक किसी ना किसी वैल्यू पे बराबर होते हैं, तो वो तो हमको करना ही नहीं है। अगर वैल्यू मैंने 45 डाल दिया, 45 पे दोनों बराबर 45 तो पुट ही नहीं कर सकते। क्लियर, आपको कोई 30 60 ये सारे पुट करने पड़ेंगे, तो पहले हम देखते हैं बिना पुट किए हुए कैसे बनेगा। सेक स्क्वायर का अर्थ क्या होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, बाई टेन स्क्वायर क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब रूट के अंदर है, ठीक है। अब आगे देखो, जब इसको एलसीएम लेंगे हम तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, ये सब रूट दिया हुआ है, रूट का ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अब बताओ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो इतना ये सॉल्व होगा तो ये क्या बन के आएगा, आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही बनेगा। यहाँ पे मैं बोल दिया कि 1 माइनस कॉस ऊपर हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस क्या होता है, ये वाला चीज ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो आप देखिए ये जब ऊपर जाके डिवाइड होगा तो कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया। अब बताओ रूट अंडर 1 बटा साइन के पावर कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6। क्लियर, तो कुल मिलाकर अगर बाहर लाना चाहते हो या तो साइन के पावर 6 थीटा हो गया, और जब बाहर आएगा तो 6 का आधा बाहर आएगा, तो 1 बटा साइन के पावर 3 थीटा, ठीक है। और ये जब रूट के बाहर आ गया साइन पावर 3, तो इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, किसका अपोजिट होता है कॉसेक का, तो कॉसेक क्यूब थीटा। तो आपका आंसर ये समझ गए ना, ठीक है। या फिर यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते, स्क्वायर में था तो 3 साइन बाहर आ जाता, लेकिन डिवाइड में तो 1 बाय साइन 1 बाय साइन 1 बाय साइन, तो कॉसेक इंटू कॉसेक इंटू कॉसेक कॉसेक क्यूब थीटा। क्लियर, ठीक है। तो अब इसको वॉल्यूम पुटिंग करके भी आप देख सकते हो, आप करके इसे देख लेना, ठीक है। तो एक बार मैं 30 डिग्री आप पुट कर लो, थीटा बराबर 30 डिग्री, जैसे ही पुट करोगे सेक मतलब होता है कॉस, तो कॉस में √3/2 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर 4/3,
ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 30 डिग्री करोगे तो 1/√3, तो 1/3 और माइनस 1/4 ही हो जाएगा क्योंकि 30 डिग्री पे ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 3 चौक 12 4 16/3 और ऊपर से आ जाएगा 4 12/1 3 चौक 12 16 चौक 64 बाहर 8 आ गया। तो कॉसेक में ही ये पॉसिबल होगा कि 8 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 30 मतलब क्या होता है 2 और उसका क्यूब का है 8, तो उससे भी आप कंपेयर करके डायरेक्ट ला सकते हो, 8 हो जाएगा वैल्यू पोटेंशियल। दोनों मैंने करके बता दिया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है। बोल दिया कि किसी वर्ग का परिमाप मतलब किसी स्क्वायर का जो होता है पेरीमीटर वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। तो पेरीमीटर तो मान लेते हैं कोई एक वर्ग रहा होगा ए साइड वाला, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a और ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई इंटू आर, यही ना होता है सर्कमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से 7 से 7 गया, 2 से 2, 2 से 11, तो कुल मिला के ए बराबर क्या हो गया 11। आप बोल रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें, तो ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 11 इंटू 7 से 7 गया, 11 से 2 गया, 7 दूना 14/11, यही आंसर हो जाएगा। आसान था, ठीक है। हाँ ये देखो क्या बोल रहा है आपको कि ट्रायंगल एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है, तो पहले तो डी इस प्रकार होने से पहले इसको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। ए बी और ये रहा सी, क्लियर। तो बिंदु डी इस प्रकार है, तो बिंदु डी यहाँ कहीं होगा, तो इसको मिला दो ए को डी से, क्लियर। ठीक देखो अब अच्छे से ध्यान देना क्या क्या बोल रहा है वो सब बस पुट करेंगे। कह रहा है बी ए डी का एंगल जो है एडीसी का हाफ है, बी ए डी का है भाई ये वाला, ठीक है। बी ए डी का एंगल जो है एडीसी से हाफ है, तो एडीसी अगर 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, सही लिखे। तो बी ए डी हाफ हो गया किससे एडीसी से, क्लियर। आपको बोल दिया बी ए सी ये टोटल आपको बता दिया कितना है 77 डिग्री है। आप बताओ ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 77 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 77 है, ये थीटा है 77 माइनस थीटा, और आपको सी बता दिया 45 डिग्री है। तो अब आप निकाल सकते हो, बोला ए डी बी का माप बताइए, ए डी बी आपको इसका मान चाहिए, ठीक है ठीक है, वो तो आराम से आ जाएगा। आप बताओ कि इस एक ट्रायंगल में देखो ए ट्रायंगल ए डी सी में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, 77 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर 180, ठीक है। अब ये देखो माइनस थीटा प्लस 2 थीटा थीटा और 180 में से ये दोनों जुड़ जाएगा और उधर जाके घट जाएगा, दोनों जोड़ दो 7 5 12 दो बाकी 1 7 4 11 12 122 आ गया। 122 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, जरा बता देना कोई मुझे, थीटा कितना आ जाएगा 22 8 तो 58 डिग्री, कितना आ जाएगा थीटा बराबर 58 डिग्री, ठीक है क्लियर। तो थीटा आपका 58 डिग्री, टू से कितना हो जाएगा बताइए 58 दूना 8 10 6 बाकी 10 से 11 116 आ गया, और टोटल कितना होता है यहाँ पे 180 डिग्री, मैंने 2 थीटा निकाल लिया 116 हो गया, तो इधर कितना बच जाएगा 64 डिग्री, क्योंकि 180 होता है तो 180 में से 16 घटा दो 64 डिग्री, तो आंसर मेरा 64 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान था। अब अच्छे से ध्यान देना क्या बोल रहा है, 3 व्यक्ति ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7%, 9% भागिक धर्मांध ट्रस्ट को दान करते हैं। मतलब 3 व्यक्ति उसके पास कुछ कुछ रुपए रहे होंगे, तो ए जो अपना 10%, बी अपना 7%, सी अपना 9% किसी एक ट्रस्ट धर्मशाला या कोई चीज में अपना वो अनुदान करते हैं, दान करते हैं जाके, ठीक है। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, मतलब ए और बी के पास बराबर पैसे रहेंगे, लेकिन ए ने अपना 10% और बी ने अपना 7% दिया है, और ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 है। अब अच्छे से ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, ए मान लो यहां, बी मान लो यहां और सी मान लो यहां, हम कह रहे हैं 100x रहा होगा, ठीक है 100x रहा होगा। इसने कितना दान दिया ये बताओ, ए ने दान दिया 10% तो 10x, और बी ने दान दिया 7% तो 7x, और इसके बीच का अंतर कितना दे दिया आपको 900। आप बताओ एक्चुअल में अंतर कितना है 3x का है और वो 900 के बराबर है, क्लियर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 300। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे a b और c,
तो x अगर 300 है तो इसके पास रुपए कितने रहे होंगे 100x, तो मतलब 30,000 रुपए, और b के पास भी 30,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखना क्या बोला, यदि c की तुलना में ध्यान देना, यहाँ c की तुलना में b द्वारा दिया गया कुल दान 600 अधिक है। c की तुलना में a और b द्वारा दिया गया दान, कुल दान। तो बताओ a और b ने कुल दान कितना दिया है, तो 10x और 7x कुल दान दिया है। क्लियर? तो 10 7 17x दिया है, तो 17x का वैल्यू 300, तो 17x का वैल्यू 17 दिया 5100। तो कुल मिला के जो a और b ने दान दिया वो 5100 रुपए दिया है। क्लियर? क्योंकि डिफरेंस आपको 3x के बराबर था, x निकालिए, 17x निकालिए, 5100 रुपया। लेकिन यदि c की तुलना में a और b के द्वारा दिया 600 अधिक है, मतलब ये जो है c जितना देता है उससे 600 अधिक कौन देता है, a और b मिलके। तो a और b मिलके कितना दिया भाई 5100, और ये 600 अधिक है c से, तो c कितना दान दिया होगा ये मुझे बस बता दो। तो c दान दिया होगा आपको 4500, 600 घटा दो, तो 4500 में 600 जोड़ेंगे तब तो 600 अधिक 5100 हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है a और b का दान जो है c की दान से 600 अधिक है। अब बताइए c का मासिक वेतन कितना होगा। आप जान रहे हो 9% ये दान देता है, कौन 4500। c जो है अपना 9% देता है, कितना परसेंट 9%। तो 9% का वैल्यू 4500 है, तो 9 पचे 45, 500। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। चूंकि परसेंटेज हम 100 में देखते हैं, तो हमको 100% का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। 100% मतलब हो जाएगा 50,000। आंसर कौन सा हो जाएगा, या फिर आप इसको x मान लेना, तो x का 9% दान देता है बराबर 4500 कर लोगे, ये वहां y मान लेना सॉरी। तो y का 9% देता है, तो 9 पचे 45, तब भी आपको 50,000 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ कह रहा है कोई स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट जो होता है बिंदु P से वृत्त पर खींची जाती है। तो एक आप सर्कल बना लो, अब बिंदु P से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और T पे वृत्त पे इस प्रकार मिलती है कि PT बराबर 8 है। ये 8 हो गया। क्लियर? अब यदि छेदक रेखा PAB वृत्त को A और B प्रतिच्छेदित करती है, तो मतलब यहाँ से एक सेकंड गया है A और B पे, ये इसको प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। यदि PA बराबर 5, तो जीवा AB की लंबाई, तो AB की लंबाई x मान लेते हैं, और क्या। और ये जानते हो ना अच्छे से आप कि जो टेंजेंट होता है मतलब PT का स्क्वायर बराबर क्या होता है PA इंटू PB होता है। ये तो आप जानते होंगे। क्लियर? तो PT का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 5, PA कितना है 5, और PB कितना है 5 प्लस x। अब देखो 8 8 64, अब बटे 5 हो जाएगा 5 प्लस x। आपको कुल मिला के x निकालना है, तो 5 से करेंगे कितना हो जाएगा बताओ 12.8 हो जाएगा क्या। हाँ, तो ये हो जाएगा आपको 12.8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12.8 में से 5 जाएगा तो 7.8। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 7.8। ये आप इक्वेशन याद रखना, अगर इस तरह से करते हैं, अगर ये PT टेंजेंट है और इस तरह से इसको कट कर रहा है सर्किल पे, तो ये फॉर्मूला लगता है। और दूसरा क्या लगता है, एक ऐसे अगर हुआ तो ये मान लो PAB मान लो और इसको XY मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या इक्वेशन होता है, तो PA इंटू PB बराबर PX इंटू PY, ये भी याद रखना। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे लगातार क्वेश्चन आता है, इसको 100 कंसेप्ट मैंने बता रखा है। ठीक है, अब देखिए फिर से वही वाला है जो शुरुआत में मेरा पहला क्वेश्चन था कि सब संस्थान के बारे में बता दिया, बट आपको बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 2014 में संस्थान D और F में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, तो 2014 ये हो गया D और F में, D 125 है और F कितना है ये। तो आप बताओ 2014 में टोटल कितना था, मतलब जो पूछ रहा है D और F मिला के, तो 6 2 8 1 9 290, टोटल कितने थे 290। आगे क्या बोला है देखिए। और 2018 में तो 14 15 16 17 18 वाला ये सेक्शन है। ठीक है, 2018 में ABC में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, तो ABC A B और C। ठीक है, 2 2 4 2 6 25 5 30 20 50 650। तो ये हो गया 2018 के बारे में। अब कहा क्या है, किससे क्या कंपेयर करना है देख लेते हैं। संख्या का कितना परसेंट है, तो बोला डी और एफ की संख्या मतलब ये जो 290 इसका कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। तो 290 बटे 650 इंटू 100। क्लियर? यहाँ से यहाँ गया, तो कुल मिला के 2900 में 65 से डिवाइड कर देना, तो 6 3 18 6 4 24 6 25 30 4 से लगेगा,
4 5 20 क्वेश्चन बाकी 2 6 24 2 26 300 आ गया तो 65 फिर 4 बार में, ठीक है तो 260 फिर 40 आ जाएगा, पॉइंट दोगे तो 0, इस तरह से 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और कहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं है, सिर्फ एक में है तो एक ही आ गया, ठीक है 44 पॉइंट, बस परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। बोला राधा ने इतना 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदी, उसने खरीदा 57,300 में, उसी रुपए में से कुछ रुपए में फ्रिज और कुछ रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदा है। उसने फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पे, और दोनों को समान कीमत पे बेचा है। अब देखिए जो विक्रय मूल्य दोनों सामान का सेम है। क्रय मूल्य तो आपको पता है 57,300, उसमें से कुछ रुपए मान लो 20,000 में फ्रिज बिका होगा तो बचा हुआ 37,300 में वॉशिंग मशीन बिका। लेकिन दोनों को बेच के जो हमको रुपया मिला है दोनों में, जैसे वॉशिंग फ्रिज को बेचे हैं तो हमको 100 रुपये मिला, तो वॉशिंग मशीन को बेचने के बाद हमको 100 ही रुपए मिला है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताइए, तो हमको कुल मिला के दोनों क्रय मूल्य का रेशियो मिल जाए हमको, तो रेशियो से कंपेयर करके इसको निकालेंगे। मतलब क्यों कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात। हम मान लेते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ फ्रिज रख लो, ठीक है, और यहाँ मशीन रख लो, वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे मान लो सीपी है और ये एसपी है। ध्यान से देखना, हम मान लेते हैं फ्रिज 100 रुपए का रहा होगा, ध्यान से देखना 100 रुपए का, इसको लाभ हुआ है कितने परसेंट, 15%, कितना बिका होगा 115 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वॉशिंग मशीन 100 रुपए का, इसको हानि में बिका है तो 24 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा 76। अब बताओ कि मेरा समझना मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दोनों के एसपी सेम है, मतलब विक्रय मूल्य सेम है, तो हमको सेम करना भी पड़ेगा। यहाँ 76 है तो ऊपर में 76 से कर देते हैं और नीचे 115 से कर दे। बताओ ऊपर भी 115 × 76, 76 × 115, एसपी बराबर कर दिए। अब यहाँ 76 से किए हैं तो यहाँ भी 76 से करना पड़ेगा, यहाँ 115 से किए नीचे तो यहाँ भी 115 से करना पड़ेगा। तो हमको अब इस सीपी से कोई मतलब नहीं है, हम सीपी को बराबर कर लिए थे, अब एसपी को बराबर कर लिए थे, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको कुल मिला के सीपी पूछा है तो हम सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं फ्रिज और मशीन का। तो 100 से 100 कट गया तो रेशियो क्या आ जाएगा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन रेशियो क्या आ जाएगा 76 और 115। लेकिन आप बताओ कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन मिला के कितने रुपए में बिका है, तो अपने हिसाब से, अपना रेशियो के हिसाब से कितना बन जाएगा बताओ, दोनों जोड़ दो, 6 5 गए बाकी 1 7 1 8 1 9, 191 रुपए हमारे हिसाब से 191, और लेकिन 191 को वैल्यू कितना दिया हुआ है 57300। अब इससे ये कटेगा ना तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 300, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको पूछा वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, जब एक का वैल्यू 300 है तो वॉशिंग मशीन कितना था 115, तो इसको भी कर दो इंटू 300, 45 3 इकाई 3, इतना हो जाएगा। तो आंसर कहाँ हो जाएगी, समझ गए। अगर इस देखिए कितना आसानी से बन गया, लेकिन अगर ज्यादा घुसेंगे 100x मानेंगे बनेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसपी बराबर होना चाहिए, तो मैंने एसपी बराबर के लिए उस हिसाब से सीपी आ गया, सीपी का रेशियो मैंने निकाल दिया, तो हमको दोनों के क्रय मूल्य का हमको अनुपात मिल गया, और उस अनुपात से कंपेयर कर लिए हम जितना में वो बिका था, जितना में खरीदा गया था, क्रय मूल्य था, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात, मतलब एफिशिएंसी का अनुपात 7 और 5 है, वे एक साथ कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते। बताओ टोटल काम क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा, ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो 7 5 12 इंटू, और टाइम कितना लग रहा है इतना 17 दूना 34 1 35/2। मतलब मैंने क्या किया, ए प्लस बी का एफिशिएंसी इंटू टाइम से कर दिया, क्योंकि टोटल काम पता चल गया। हमको टोटल काम पता चल गया 2 6 12, बस जो भी है निकल आएगा, ठीक। 6 × 35 टोटल काम हो गए, क्लियर। अब बोल रहा है अकेले बी उसी कार्य को के 50% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहीं से बताओ, ये टोटल यहाँ वर्क था TW था, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क का कितना परसेंट बोल रहा है 50%, तो 6 × 35 का 50% 1/2 को कौन कर रहा है, बी अकेले। तो बी का एफिशिएंसी कितना था 5, 5 से कर दो, 5 7 35, 2 3 6 7 21 स्टेज, क्लियर ना, समझ गए ना, क्लियर, ठीक है। सब कुछ मैंने बता रखा है यहाँ पे, आप इसको अच्छे से कर लोगे। बीच चलते हैं 21वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले भी आया था और मैंने आपको बता रखा है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन दिखे x⁴ x² y² + y⁴ बराबर 21, तो x² + y² इतना होता है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे x² - xy + y² कितना हो जाएगा, चूंकि दोनों का मल्टीपल इसके बराबर होता है तो 3 7 21, ये 7 हो जाएगा। मतलब मेरा कहना है x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर होता है एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसलिए 3 था तो 21 है ना, तो 3 इंटू 7 लिखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब आपको माइनस एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, आप क्या कर दो, इसमें से इसको घटा दो, 7 में से 3 गया 4, तो इसमें घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई तो माइनस 2xy बराबर इतना आ गया। तो हमको माइनस एक्स वाई चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 2। आसान था। चलिए अब देखते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये देखो, आपको ये इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, और ये क्या हो जाएगा a b c। तो ये नहीं आपको लग रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक है, बराबर बराबर। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 6, तो ये क्या बन जा रहा है 3, और x प्लस 6 क्या माने थे a b c, तो कुल मिला के ये बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। और जब ये बराबर 0 होता है तो दो कंडीशन बनता है, मैं बता दूं, a प्लस b प्लस c बराबर 0 होना चाहिए या a बराबर b बराबर c। यहाँ तो ये होने से रहा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हमको यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर देना है। तो a मेरा क्या था x प्लस 6, b मेरा क्या था 2x प्लस 3, प्लस c मेरा क्या था 3x प्लस 5। ये अलजेब्रा आपको हम पढ़ाएंगे जब भी पढ़ाएंगे, ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये सबको जोड़ दो, ठीक है। अगर ऐसा दिया रहे तो आप डायरेक्ट कहना a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, दोनों जोड़ दो, 2 1 3 2 5 1 6x प्लस 6 3 9 5 14 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14/6 माइनस 7/3। आंसर कौन सा हो जाएगा 2। आसान था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन। ये देखो आपको क्या बोला, दो सन केंद्रित वृत्तों से परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल इतना है। तो मतलब एक सर्कल है ये एक सेंटर से, दूसरा भी है ये, क्लियर। अब इसके बीच जो रास्ता जा रहा है, ये मान लो छोटा r है और ये बड़ा r है, तो ये रास्ता जो ये गया है, ठीक है, इसका एरिया दिया हुआ है 30,080। अब बताओ पहले इसका एरिया होगा क्या, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला हो गया बाहर का, उसमें छोटे वाले को घटा देंगे तो मतलब पाई आर स्क्वायर कर देंगे सर, और वही एरिया हो जाएगा, तो 380 के बराबर हो गया। अब पाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा भाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 380। अब देखते हैं क्या बोला, यदि वृत्ताकार मार्ग के बाह्य सिरे की त्रिज्या और आंतरिक सिरे की त्रिज्या के बीच का अंतर, मतलब बाहर और इसके बीच का अंतर 10 दे दिया, तो दोनों त्रिज्याओं का योगफल मतलब r प्लस आर चाहिए। अब कुल कट पूरा कंप्लीट दिख रहा है, पाई इंटू आर, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होता है आर प्लस आर और आर माइनस आर बराबर 380। पाई बराबर क्या होता है 22/7 इंटू आर प्लस आर तो हमको निकालना ही है, आर माइनस आर कितना दिया हुआ है 10 बराबर 380। 0 से 0 चला गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, ठीक है, 11 × 88, 2 से काट देंगे 14, तो r प्लस आर कितना हो गया 14 इंटू 7 मतलब 98। आंसर क्या हो गया 98, डायरेक्ट पुट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1/x पता है, ये चीज पता है मुझे। अब यहाँ इक्वेशन दिया गया, आप बताओ इसको अगर मैं 1/x से ऊपर डिवाइड कर दूं और नीचे भी 1/x से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि रेशियो ऊपर नीचे रहता है, सेम से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो x से मैंने ऊपर भी डिवाइड कर दिया और x से मैंने नीचे भी डिवाइड कर दिया, तो अब इक्वेशन क्या आ जाए बताइए, x से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1/x। तो ये तो हमको पता है, हम बस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आ जाएगा भाई, तो होता है a क्यूब माइनस 3a। तो a मेरा कितना है 2√5, इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 बचे 40 √5 माइनस 3 3 दूना 6√5, ये हो जाएगा 34√5। तो ऊपर हो जाएगा 34√5, नीचे x प्लस 1/x क्या है 2√5 है, 2√5 2 से कट गया, 2 से काटेंगे 17, आंसर क्या आ जाएगा 17। तो मैं बता दूं x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाता है a क्यूब माइनस 3a, और उसी को मैंने वहां यूज किया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ a क्या दिया हुआ है बताओ, a यही है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहा है,
24, 40, 33 और 57 प्रत्येक में से x घटाने पे प्राप्त संख्या समानुपाती हैं। तो जो प्राप्त संख्या हो रहा है वो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल में। मतलब क्या कहने का है कि 24 माइनस एक्स बटे 40 माइनस एक्स बराबर 33 माइनस एक्स और 57 माइनस एक्स प्रोपोर्शनेट है। तो आप बताओ x कैसे आएगा। तो मैंने इसका एक बता रखा है शॉर्टकट कैसे बनेगा। देखो आप क्या कर दो, ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा दो। जब घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, यहाँ अगर घटाओ कितना आ जाएगा 24। देखो 57 में से 33 गया, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, कट जाएगा। तो 24 यहाँ हो गया, 16 यहाँ हो गया। आप दोनों को काट के जो छोटा हो सकता है उसको छोटा कर लो। 8 दूना 16, 8 तिया 24। अब क्या कर दो, इसी 3 से इसको कर दो और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 24 माइनस एक्स बराबर 2 इंटू 33 माइनस एक्स। 24 तिया 72 माइनस 3x बराबर 66 माइनस 2x। ये 3x इधर आएगा तो x बचेगा और ये इधर जाएगा तो 6 बचेगा। क्लियर। तो आपको बोल रहा है इसका अनुपात बताइए। तो आप बताओ कि 5x तो 6 बचे 30, 10 40 2 42 बटे 6 चौके 24 15 39। अभी कितना से कट जाएगा 3 से, तो 14 बटे 13। तो आंसर कौन सा आ जाएगा ये। अगर आप चाहते थे या तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, मैं बता दूं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं, इस 3 से अगर आपको 3 से मन था तो नीचे वाले को 3 से कर देते और 2 वाले को इसे, मतलब ऊपर वाले को करेंगे या तो ऊपर वाले के साथ ऑपरेशन करेंगे जैसे यहाँ किए, या तो नीचे वाले। मतलब क्या ना है कि 3 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 2 इंटू 57 माइनस एक्स करोगे तब भी एक्स बराबर आएगा। तो इस तरह से अगर समानुपाती हो तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक है, हमने सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई क्लास के साथ। 23 अगस्त का लास्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आप कहीं से उसको ट्राई भी कर लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो जो भी लोग नए थे इस चैनल पे, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी कई चीजें अपडेट में भी शिफ्ट के बारे में भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो सारी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, तो वो सब कुछ आप देखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।